Good evening. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. तो देखो आज स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है बताओ कोई? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? जल्दी से बोलो। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? बोलो कोई जल्दी से। सर, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस। हाँ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होगा? मतलब आयंस बोलेंगे, सॉरी, मतलब करंट फ्लो करने की कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आयंस। मेटेलिक कंडक्टेंस में करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टेंस। तो देखो इनके बीच में डिफरेंस सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टेंस जब करंट पास होता है तब कोई मास ट्रांसफर होता है क्या? मेटेलिक कंडक्टेंस में मास ट्रांसफर होता है क्या? नहीं होता। देखो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम कहेंगे नो ट्रांसफर ऑफ mass during this conduction। इसमें तो आयंस का मूवमेंट हो रहा है, तो मास ट्रांसफर तो होगा ही। कोई केमिकल चेंज होता है क्या मेटेलिक कंडक्टेंस में? कोई केमिकल चेंज होता है क्या मेटेलिक कंडक्टेंस में? नहीं होता।
नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर changed। फोर्थ पॉइंट, अदिति तुम बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है? इंक्रीमेंट। और जो तुम बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है? So increase. सौम्य तुम बताओ। सर डिक्रीज। तनिष तुम बताओ। Sir, decrease. श्रुति तुम बताओ। Sir increase. प्रिया तुम बताओ। सर डिक्रीज। संस्कृति तुम बताओ। सर डिक्रीज। साहिल तुम बताओ। डिक्रीज। प्लीज। तनिष उत्कर्ष तुम बताओ। उत्कर्ष का साउंड नहीं होगा। नीरज तुम बताओ। सर डिक्रीज। तुम लोगों ने मेटल फिजिक्स में पढ़ लिया कि मतलब कंडक्टेंस पढ़ लिया क्या फिजिक्स में? हो गया क्या सब? कंडक्टेंस वगैरह 11th में तुम लोगों ने पढ़ा था क्या? नहीं सर। क्लास 10 में था ना मेटल वगैरह? क्लास 10 में केमिस्ट्री में तो था मेटल्स वगैरह। मेटल्स का तुमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। क्लास 8 में पढ़े हो, क्लास 10 में पढ़े हो, पूरा जिंदगी भर पढ़ोगे तब भी भूल जाओगे। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, डिक्रीज। बचपन का कॉन्सेप्ट है ये। जैसे हम लोग को अपने दादाजी का नाम नहीं भूलना चाहिए, ऐसे ये नहीं भूलना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस कभी इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। तुम लोगों ने ये तो पढ़ा है, रेजिस्टेंस तो पढ़ा है तुम लोगों ने फिजिक्स में। रेजिस्टेंस तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको कहते हैं पाप। ये जो बोला जिन लोगों ने बोला है इंक्रीज होगा, उन लोगों ने पाप किया है। सौम्य मुझे बताओ, क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से? सर मेटल के एटम्स के मूवमेंट बढ़ जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में और दिक्कत होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीमेंट होगा। ऐसा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से देखो आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जो तुम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो सकते हैं, एक तो आयंस का मूवमेंट, movement of ion increases, dissociation of ion, so dissociation of electrolyte increases, ठीक है, ऐसा होता है। So this is the main difference between the metallic conductance and electrolytic conductance. सेमीकंडक्टर में क्या होता है? चलो सौम्य, तनिष्क, साइलजिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया है वो लोग बताओ, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? कंडक्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है?
सेमीकंडक्टर तुम लोगों ने पहले कभी पढ़ा था क्या? देखो मेटल एंड सेमीकंडक्टर के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। ये तुम लोग पढ़ोगे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स तुम लोग है क्लास 12 में, उसमें तुम लोग सारे ये सब पढ़ोगे। अच्छा, मेटेलिक कंडक्टेंस और किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, बताओ प्रिया, बताओ मेटेलिक कंडक्टेंस और किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है? देखो मुझे ऐसी नींद आ रही है, मुझे सुला मत दो, ठीक है? जल्दी बताओ प्रिया, चाहे गलत दो, कुछ भी दो, लेकिन बता दो, नहीं तो मैं कब नींद से जाग जाऊंगा पता नहीं रहेगा तुम लोगों को। सर नेचर ऑफ मेटल। बहुत ही सुंदर बताया तुमने। नेक्स्ट पॉइंट। चलो, नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। स्ट्रक्चर मैंने क्यों बोला है, तो मेटल जनरली क्रिस्टल बनाता है और क्रिस्टल डिफरेंट टाइप का होता है, इसीलिए मैंने यहाँ बोल दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। अच्छा, नेचर के साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अलग से लिख रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कॉमन सेंस की बात है, कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, इसमें ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, बताओ एक करके। तनिष्क तुम बताओ। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये तो आलू जैसा है, इसको बताने का कुछ फायदा नहीं है, सब जगह हर जगह लग जाएगा जैसे आलू लगता है। कोई और पॉइंट बताओ। मतलब वो कि डिसोसिएट होने पे कितने, मतलब आई की वैल्यू आई मतलब वो वेंटॉफ। हाँ, मतलब कितने आयंस बनेंगे डिसोसिएट होने। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही तुम्हारा अच्छा, अल्फा आ उसी जाएगा। में आ जाए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तुम्हारा अल्फा आ जाएगा। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने से कंडक्टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। साइज ऑफ आयन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर साइज ऑफ आयन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, मूव करने में दिक्कत हो जाएगा। मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी मतलब वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है? मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट्स, तुम लोग अच्छे से लिख लेना है। सॉल्वेंट यहाँ पे कुछ रोल प्ले करेगा क्या, सॉल्वेंट यहाँ पे कुछ रोल प्ले करेगा क्या? बताओ, कोई सॉल्वेंट का कोई लेना देना है क्या यहाँ पे? हाँ सर है। होगा सर। सॉल्वेंट का लेना देना है। अगर सॉल्वेंट खराब लोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो डिसोसिएशन नहीं होगा अच्छे से। अगर सॉल्वेंट मान लो ज्यादा विस्कस है तो आयंस का मूवमेंट करने में दिक्कत हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। सॉल्वेंट
सॉल्वेंट चेंज करने से सॉल्वेंट आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो चेंज हो सकता है, तो सॉल्वेंट तो एक रोल यहाँ पे प्ले करेगा, सॉल्वेंट। और चार्ज ऑफ आयन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चार्ज ऑफ आयन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, तो कंडक्टेंस इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर चार्ज ऑफ आयन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। और कुछ पॉइंट हो सकता है क्या? सर कंसंट्रेशन पे नहीं करेगा? जबरदस्त बताया तुमने। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तुम लोग बताइए है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। अगर अल्फा इंक्रीज होगा तो कंडक्ट आयंस बढ़ जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादा कंसंट्रेशन होने से और एक दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होने से आयंस कंजेस्टेड हो जाएगा, तो आयंस को मूव करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे बाद में। वीक के लिए कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, इसे हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये सारे पॉइंट्स हो सकता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। देखो तुम लोगों ने जब मेटेलिक कंडक्टेंस वगैरह किया था, उसमें रेजिस्टेंस का बात हुआ था। 1/r इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। तो वहां पे देखना, अच्छा क्या फॉर्मूला था वहां पे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, बताओ। सर रो लेंथ अपॉन एरिया। रो, रो मैंने सही बनाया क्या, रो दिखने में रो ऐसा होता है क्या? यस। L/A, ठीक है, तो ऐसा है। अब इसी, यही जो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। कैसे? अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है तो इसमें एरिया वाला पार्ट क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरिया। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन ये एरिया क्या होना चाहिए, किसका एरिया होना चाहिए? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर इलेक्ट्रोड। चलो संस्कृति जाग गई है, सही बताया संस्कृति ने, इलेक्ट्रोड का एरिया होना चाहिए। बहुत ही सुंदर बताया। देखो ऐसा हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक कैथोड एनोड, इसको मान लो कैथोड, इसको मान लो एनोड, और ये यहाँ पे ऐसा कुछ ट्यूब रहेगा, इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल। मतलब थोड़ा ऐसा कुछ डायग्राम है। अब इनको लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये लगा दो नेगेटिव के साथ, ये लगा दो कुछ पॉजिटिव के साथ। कैथोड को लगाना पड़ेगा हमें नेगेटिव के साथ। अब ये जो ट्यूब है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी
सेल, इस ट्यूब के अंदर पूरा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब ये दो जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे L। दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया हमें सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोड का शेप ऐसा लेंगे सो दैट एरिया कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कुछ रैंडम शेप, यार कहाँ चला गया? ऐसा नहीं मतलब किसी का मन किया ऐसा बना लिया इलेक्ट्रोड और एक ऐसा ले लिया इलेक्ट्रोड, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा, एरिया निकालने में दिक्कत हो जाएगा। एरिया निकालने में दिक्कत हो जाएगा तो रेजिस्टेंस निकालने में दिक्कत हो जाएगा, तो एग्जैक्ट आपको रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस नहीं मिलेगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड एरिया है और ये जो लेंथ है, मतलब ये वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे बीच में। इस वॉल्यूम के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ या ना? इस वॉल्यूम के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड मिला के सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स A into L, ठीक है। तो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट इसी एरिया के मतलब इसी वॉल्यूम के अंदर कर रहे हैं, इनका तो कोई लेना देना नहीं है जब हम मेजरमेंट करेंगे। तो अब जो ये बीच में सॉल्यूशन है उसमें आयंस का मूवमेंट होगा तो कंडक्टेंस होगा, अगर कंडक्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ, सेम लगा दो वही फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, ठीक है, ये लग जाएगा फॉर्मूला। तो 1 बाई R इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई रो A बाई L, ठीक है। 1 बाई R को हम क्या बोलेंगे, 1 बाई R को हम बोलेंगे कंडक्टेंस। अच्छा इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। L distance between two electrode, A area of electrodes, अच्छा L बाई A, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसको लिखते हैं ऐसे G स्टार से। L बाई A इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल के लिए ये L बाई A फिक्स होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी सेल का साइज चेंज हो सकता है। अच्छा ये जो हम कंडक्टिविटी सेल का बात कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटा होता है। मतलब जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सेल का साइज बहुत छोटा, जैसे पेन का होता है ढक्कन, जैसे पेन का ढक्कन होता है उसके जैसा साइज होता है, या उससे भी कम हो सकता है साइज। तुम लोगों को डायग्राम देख के लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा एक सिलेंडर जैसा है, ऐसा नहीं है। बैटरी जैसा, जितना जैसे पेंसिल बैटरी होता है उसके जैसा होता है, उससे भी छोटा होता है, कभी कभी तो उससे भी छोटा होता है। वन बाई आर को हम बोल रहे हैं कंडक्टेंस। केमिस्ट्री में अभी कंडक्टेंस को मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा, फिजिक्स में क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में जी से रिप्रेजेंट करूंगा। 1 बाई रो
उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1/ρ को और एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कापा कापा कुछ बोलते हैं इसको, इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये आपका ये हो गया जी, ये जी ये कापा और ये 1/g स्टार है ना। L/A जी स्टार है तो A/L क्या होगा 1/g स्टार। तो देखो कापा इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार हो जाएगा। तो कापा इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार। अगर फॉर्मूले को ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। कापा इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार यहाँ पे क्या है L/A और G यहाँ पे क्या है कंडक्टेंस है, ठीक है। अगर तुम इसको याद नहीं रखोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग से रो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A ऐसा ऐसे करके तुम्हें यहाँ तक आना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर ऐसे याद करोगे कापा इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार तो तुम्हारा टाइम कुछ सेव हो जाएगा। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है। अब कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। जी का क्या होगा यूनिट बताओ। जी का यूनिट क्या होगा? सर ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम थोड़ा ऐसे भी बोलते हैं, मोह, उल्टा कर देते हैं, घुमा देते हैं, ठीक है। इसका और एक नाम होता है सीमेंस, SIEMENS ऐसा कुछ स्पेलिंग होगा शायद। उसके बाद है कापा का यूनिट। बताओ थोड़ा नीरज, बताओ थोड़ा नीरज क्या होगा? अच्छा केमिस्ट्री में जो हम यूनिट यूज करेंगे वो ऑलवेज सेंटीमीटर में करेंगे। देखो एग्जाम में मीटर में दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, जो भी दिया है। सर वैसे ओम मीटर होता उसका सर, लेकिन आप सेंटीमीटर बोल रहे तो शायद सेंटीमीटर होगा। ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। अच्छा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो मैं केमिस्ट्री में सेंटीमीटर का बात इसीलिए कर रहा हूँ, जो आगे जाके जो फॉर्मूला डिराइव होगा उन सारे फॉर्मूले में सेंटीमीटर लेके ही डिराइव किया जाएगा। तो अगर आप एग्जाम में वो फॉर्मूला याद रखते हो, उस फॉर्मूले से करते हो, तो जो भी डेटा दिया रहेगा सब कुछ आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रह सकता है, ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स रह सकता है। जो भी दिया है आप क्या करोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे एक लाइन तुम लोग लिख लेना, केमिस्ट्री में कुछ भी हो जाए GN कापा को हम ऑलवेज सेंटीमीटर के फॉर्म में लाएंगे। ये लाइन तुम लोग यहाँ पे लिख लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसी लाइन में तुम लोग आगे जाकर क्वेश्चन में गलती करोगे। अगर ये लाइन को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो क्वेश्चन में गलती होगा, इसका मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। ये लाइन तुम लोग यहाँ पे लिख लेना। तो ये तो ऐसा हो गया, ये ऐसे भी लिख दो, मोह सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट जी स्टार का क्या होगा यूनिट? साहिल बताओ जी स्टार का क्या होगा यूनिट? इसका साहिल बताओ। ये सोता है या क्लास करता है?
अमृत, बहुत दिन बाद आए हो, चलो आ गए हो तो एक बार क्वेश्चन का आंसर दे दो। जी स्टार का क्या होगा यूनिट? अमृत प्राइवेटली आंसर दे रही है मुझे, सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है। कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बताओ सौम्या। कंडक्टेंस पर मीटर लेंथ। पर मीटर लेंथ। और इलेक्ट्रोड एरिया का मतलब वो घास खाएगा क्या? नहीं। कापा इज टू क्या? जी इंटू जी स्टार। जब लेंथ 1 एंड एरिया 1, तब कापा इज टू क्या होगा? जी होगा ना, है ना? नहीं है समझ क्या बोल रहा हूँ? अरे एल बाई ए, जिसका मतलब क्या होता है? एल बाई ए। अगर इलेक्ट्रोड एरिया 1 है और उनके बीच में डिस्टेंस 1 है, then the conductivity of the electrolytic solution is called kappa। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनको ले रहा हूँ, सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो काप्पा का डेफिनेशन हो जाएगा conductance of 1 centimeter cube electrolytic solution is called kappa। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कप्पा। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? मैंने सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंस क्या है, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है कप्पा का डेफिनेशन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है कप्पा का डेफिनेशन में। ठीक है, इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हेडिंग है measurement of kappa and G for an electrolytic solution। देखो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगा कप्पा का वैल्यू, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगा कप्पा का वैल्यू। अच्छा, कप्पा का डेफिनेशन में कंसंट्रेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है क्या? बताओ। डेफिनेशन में कंसंट्रेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कप्पा को कंसंट्रेशन इफेक्ट कर सकता है क्या? बोलो, कोई बोलो, जल्दी बोलो। सर कर सकता है।
हाँ बिल्कुल कर सकता है। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मैंने वॉल्यूम लिया उसका तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक बार कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक बार कॉन्सेंट्रेशन कम है। जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा आयंस होगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा उस टाइम, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन तो आयंस कंजस्टेड हो जाएंगे, तब क्या होगा, कंडक्टेंस थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। ये सब प्लॉट वगैरह हम बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टेंस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया था जब हमने डिफरेंस पढ़ा था मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में। द लास्ट पॉइंट मैंने बताया था वहां पे कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन कैन इफेक्ट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये तुम लोगों ने फिजिक्स में कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, कौन सा ह्यूस्टन ब्रिज ऐसा कुछ पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? यस सर। थोड़ा कब पढ़ा था ये सब, ह्यूस्टन ब्रिज? थर्मोडाइनस। हाँ मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ा था, उसमें हीट कंडक्टेंस में पढ़ा था। ओह अच्छा अच्छा, ऐसा। देखो ये जो मैं चीज पढ़ाने जा रहा हूँ अभी यहाँ पे, थोड़ा ये ह्यूस्टन ब्रिज वगैरह जो भी है थोड़ा यूज होगा। देखो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट का कापा या जी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी सेल लेते हैं, कंडक्टिविटी सेल में पहले हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे। कंडक्टिविटी सेल में हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे जिसका कापा ऑलरेडी नोन है। ठीक है, मतलब कैलिब्रेशन टेक्निक हमें यूज करना पड़ेगा। एक अननोन मतलब एक कंपाउंड का एक इलेक्ट्रोलाइट का कापा निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसका कापा ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से नोन हो या जिसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च हो चुका है। ठीक है, अब रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट को लेके सबसे पहले सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकाला जाता है। ये जो हम एक लेंगे ये जो कंडक्टिविटी सेल है, इस सेल के अंदर पहले हम लेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके हम सेल कांस्टेंट को निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को बाहर फेंक के उसके अंदर जिस सॉल्यूशन का हमें मेजरमेंट करना है उसको लेंगे। देखो L/A ऐसे मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे नॉर्मल जो मेजरमेंट टेक्निक होता है, लेंथ मेजरमेंट का टेक्निक, लेंथ मेजरमेंट का टेक्निक यूज करके L/A निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज क्या, जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसका साइज, मतलब इलेक्ट्रोड का साइज बहुत ही छोटा होता है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी बहुत कम रहता है। तो नॉर्मल मेजरमेंट टेक्निक से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत एरर आ जाएगा। मतलब एक छोटा, मतलब थोड़ा एरर से भी
रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल मेजरमेंट टेक्निक से हम एल एंड ए को मेजर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो जो एरर होगा, अगर छोटा सा भी एरर है, उस एरर से कंडक्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें कैलिब्रेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसका कापा हमें ऑलरेडी नोन है, जिसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च हो चुका है। ठीक है, तो उसको यूज करके हम एल बाई ए निकाल लेंगे। एल बाई ए आ गया है। उसके बाद रेफरेंस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको फेंक देंगे। उसके अंदर हम जिस इलेक्ट्रोलाइट का करना है उसको डालेंगे। उसके बाद नॉर्मल मेजरमेंट करेंगे। तो सेटअप में देखो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये सब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ह्यूस्टन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल है, क्या है क्या नहीं है, मुझे भी उतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन जो यहाँ पे यूज होगा वो बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो देखो, ह्यूस्टन ब्रिज में इस जगह पे भी एक रेजिस्टेंस होता है ना, R2 R3 R4, ये R1। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं सोच रहा हूँ दिस कंडक्टिविटी सेल। ये जो कंडक्टिविटी सेल है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इस जगह पे जो रेजिस्टेंस है, इस जगह पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज ड्यू टू द कंडक्टिविटी सेल। इसको मैं लिख रहा हूँ, ये वाला जो है इसको लिख रहा हूँ मैं आर सॉल्यूशन। आर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में देखो, स्टेप्स क्या है। पहले स्टेप में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे KCl is used, whose kappa is already known. Whose kappa is already known. Already known at various, मतलब वेरियस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका काप्पा का डेटा लिटरेचर में बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है। वेरियस कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए KCl का काप्पा का डेटा बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है। अब देखो, ये यहाँ पे आर सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये तो तुम लोग पता होगा। बताओ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? R2 into R4 equal to R3 into R4. मतलब आर सॉल्यूशन बाय R2 इक्वल्स टू R4 बाय R3, R4 बाय R3। तो ये जो सेटअप है, इस सेटअप से आर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सेटअप से आर सॉल्यूशन मतलब रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस आ जाएगा तो कंडक्टेंस भी आ जाएगा। ये सब तो शायद पता रहता है कुछ। तो यहाँ पे पहले स्टेप में ये आर सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे आर KCl सॉल्यूशन, तो ये R4 इंटू R2 अपॉन R3 ये पता लग गया है। इट इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट। इसको हम निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब RKCl आ गया है तो इससे GKCl आ गया।
is found now. अब kappa is equals to g into g star होता है. G star is equals to kappa KCl अपॉन g KCl. ये ऑलरेडी हमें नोन है. एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन KCl का पता है, टेम्परेचर पता है. अब उस कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर में हमें काप्पा का वैल्यू भी पता है. और जी KCl एक्सपेरिमेंटली फाउंड. तो यहाँ से जी स्टार आ जाएगा. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा? दिस जी स्टार will be used in the used to find the kappa of given sample. अब हम क्या करेंगे? ये जो KCl है, पहले तो हम यहाँ पे KCl लेंगे इस जगह पे. अब KCl को हटा के हम उसके अंदर सॉल्यूशन को डाल देंगे जिसका हमें करना है एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सॉल्यूशन को डाल दिया है. अब देखो, अब हमें जी स्टार पता है और एक्सपेरिमेंटली आर सॉल्यूशन आ जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला है काप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार लगा दो. तो ये जी स्टार फर्स्ट स्टेप से आ गया है. फाउंड फ्रॉम फर्स्ट स्टेप एंड जी सॉल्यूशन फाउंड फ्रॉम सेकेंड स्टेप. तो ये काप्पा सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो यही होता है कैलिब्रेशन टेक्निक. ऐसे हम लोग करेंगे. ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है. ठीक है, तुम्हें एग्जाम में ऐसे बोल के नहीं लिखा रहेगा KCl हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं. KCl की जगह पे कोई और सब इलेक्ट्रोड एग्जाम में दिया रह सकता है. सॉरी, इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम में दिया रह सकता है. तुम्हें सोचना पड़ेगा ना. ठीक है, तो क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें देखेंगे. तुम लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट. अच्छा, इसके बाद तुम लोग कुछ लिखोगे. मैं एक पैराग्राफ का फोटो तुम लोग को भेज रहा हूं. या तो उसको पूरा छाप सकते हो, या तो अपने मन से पहले पढ़ के अपने मन से लिख सकते हो. ये जो मैंने पढ़ाया है इसका पूरा कंटेंट मैं तुम लोगों को भेज रहा हूँ. तुम लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखोगे, या अगर पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर. लेकिन लिख के मुझे भेजना है. अच्छा, तुम लोगों ने लास्ट दिन का नोट्स मुझे नहीं भेजा है. भेजने का मन है क्या? मन है या नहीं है? बताओ, क्यों नहीं भेजा सब लोगों ने? ऐसा क्या हो गया तुम लोगों को? बोलो, सामने बताओ. भूल गए. भेज दे रहा क्या होगा तुमको सामने? दे रहे सर. भेज रहे हो. और प्रिया, तुम कल क्लास में क्यों नहीं आई थी? सर वो पापा का बर्थडे था तो लेट हो गए थे. प्रिया, हाँ सर. क्या कल क्लास में क्यों नहीं आई थी? सर पापा का बर्थडे था तो लेट हो गए थे. अच्छा,
ये तुम्हारे पिताजी अभी जाते हैं हॉस्पिटल में रेगुलर? हाँ सर, रोज। ये तुम्हारे पिताजी से पूछना कि सुवंत सर घर जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, तो मुझे यहाँ से कुछ क्लियरेंस करना पड़ेगा क्या? मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा क्या मतलब जाने के हाँ लिए? हाँ सर, पूछ के बता देंगे। सर अब जरूरत नहीं है इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए पास की। जरूरत नहीं है? नहीं, अब 8 जून से नहीं, 1 जून से हट गई। यहाँ 1 जून से। अच्छा अच्छा, तब भी तुम एक बार पूछ लेना, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये कोचिंग वगैरह कब खुलेगा तुम लोग कुछ पता है क्या? सर जुलाई तक का सुना है। सर एक इंटरव्यू देखा था अभी HRD मिनिस्टर का। क्या बोल रहे हो? वो बोल रहे थे सर कि 15 अगस्त तक इन सब एग्जाम का रिजल्ट दे देंगे, और उसके स्कूल और कॉलेज उसके बाद का बोल रहे थे। हाँ, तो कोचिंग भी उसके बाद खुलेगा। हाँ तो तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में ज्यादा अच्छा लग रहा है या लाइव क्लास में ज्यादा अच्छा लगता है? सौम्य तुम बताओ, तुम किसमें कंफर्टेबल हो? सर ऑनलाइन। मुझे पता है तुम ऑनलाइन बोलोगे, तुमसे मैंने पहले पूछा है। बाकी लोग और ये बताओ। सर ऑनलाइन। बोलो अर्जय। सर ऑनलाइन। ये अदिति। सर क्लास में। प्रिया। सर ऑनलाइन। हाँ, प्रिया का भी मुझे लग रहा था ऑनलाइन। सौम्य और प्रिया का तो मुझे 99% लग रहा था ऑनलाइन। नीरज का भी ऑनलाइन था। नीरज। हाँ सर। साहिल का तो ऑनलाइन, साहिल का तो ऑनलाइन होगा ही होगा, उसको तो 1000% ऑनलाइन। यस। अमृत का भी ऑनलाइन 1000%। तो अमृत का आ गया मैसेज। तनिष्क और उत्कर्ष का जहां तक लगता है ऑफलाइन। उत्कर्ष तुम्हारा क्या है? उत्कर्ष का ऑफलाइन। तनिष्क तुम बता दो एक बार, तुम्हारा क्या है? सर दोनों। दोनों कैसे हो सकता है? सर मतलब दोनों चलेगा, ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है खास। नहीं, दोनों नहीं कह सकते, ऐसा थोड़ी होता है। सर ऑनलाइन, थोड़ा सोचना पड़ा। ऑनलाइन। तुम लोगों को मैंने PDF भेजा है, उसको देख के इसको पूरा अच्छे से लिख लेना, ठीक है? उसमें बहुत ज्यादा है, उतने ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखना वहां पे जो रेक्टेंगल बॉक्स में जो कुछ लिखा है उसको लिखोगे। और देखना एक पार्ट है, हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन वी फेस टू मेन डिफिकल्टीज। PDF खोल के देखो, एक पैराग्राफ है, हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन वी फेस टू डिफिकल्टीज। उसके अंदर जो 2 पॉइंट्स है उनको थोड़ा एक बार पढ़ के तुम लोग लिख लोगे। उसके ऊपर वाला भी पूरा लिखना है? नहीं, तुमको कुछ नहीं लिखना है, तुमको उसको पढ़ के समझ के समराइज करके अगर लिख सकते हो, मतलब बहुत ही कम लाइंस में, तो अच्छी बात है।
और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो पूरा लिख देना, और क्या करोगे? कर लेंगे समराइज। उसके बाद देखो मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा एम। इसका एक नाम है मोलर कंडक्टेंस। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ one mole इलेक्ट्रोलाइट। देखो हेडिंग में लिखा है मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे 1 मोलर का यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मान लो 2 केस है, एक बार है कॉन्सेंट्रेशन हाई और एक बार है लो। हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कम वॉल्यूम में रहेगा या ज्यादा वॉल्यूम में रहेगा? बोलो। हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले केस के लिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा वॉल्यूम में रहेगा या कम वॉल्यूम में रहेगा? सोचो, इसमें सोचना क्या है? कम ही होगा। कम। ऑब्वियसली कम ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कम है ना। मोलरिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो मान लो वॉल्यूम फिक्स है, ये वॉल्यूम है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कम वॉल्यूम में होगा ना। यहाँ पे मान लो इसका है 1000 मोलर और वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 1 लीटर। इसमें 100 मोलर, वॉल्यूम है 1 लीटर, तो इसके अंदर 1000 मोल्स है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसके अंदर 100 मोल्स है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कम वॉल्यूम में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट is lesser in case of higher concentrated solution. Volume of 1 mole electrolyte is lesser in case of higher concentrated solution. तो इस डेफिनेशन में थोड़ा ये ऐड कर देते हैं। इन VML सॉल्यूशन, V यहाँ पे वेरिएबल है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से V चेंज होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से V चेंज होगा, लेकिन डेफिनेशन क्या रहेगा? ऑलवेज डेफिनेशन रहेगा कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम, चाहे कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। काप्पा का डेफिनेशन क्या था? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। तो काप्पा के डेफिनेशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 5 मोल भी हो सकता है, 10 मोल भी हो सकता है, कुछ भी मोल्स हो सकता है, उस समय कोई लेना देना नहीं है। काप्पा का डेफिनेशन क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका क्या है डेफिनेशन? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वॉल्यूम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म करते हैं।
थैंक यू, बाय।